बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालिहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोमांटिक पोइट्री पे है, ठीक है। इससे पहले मैंने रोमांटिक एज क्या होती है उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और फिर मैंने बताया था कि रोमांटिक एज क्लासिकल एज से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। वहाँ पे मैंने वो चीज़ें बताई थी। फिर मैंने डिफरेंट जानरास को डिस्कस किया था कि रोमांटिक एज में आके कैसे पोइट्री का रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। क्लासिकल पोइट्री रोमांटिक पोइट्री से कैसे डिफरेंट थी, वो पोइट्स और ये पोइट्स कैसे डिफरेंट थे, ये चीज़ें मैंने डिस्कस करी हुई हैं ऑलरेडी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल स्पेसिफिकली पोइट्री पे है, ठीक है। हम देखेंगे कि किस तरह से पोइट्री डिफरेंट है क्लासिकल पोइट्री से इन डिटेल। पोइट्स भी कैसे डिफरेंट थे, उसके बाद हर एक पोइट इमेजिनेशन का क्या रोल है, ब्यूटी का क्या रोल है, नेचर का क्या रोल है, वर्ड्सवर्थ किस तरह का पोइट था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कीट्स कैसा था, एस टी कॉलरिज कैसा था, शैले कैसा था, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है ओवरऑल। फिर उनको इंडिविजुअली भी हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट लेक पोइट का नाम दे के वीडियो का, इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी रोमांटिक पोइट्री की। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि इस एज के अंदर सबसे जो यानरा पीक पे गया था ना, वो पोइट्री थी, ठीक है। अब पोइट्री जो थी रोमांटिक पोइट्री एंटीथीसिस का मतलब होता है टोटली इन अपोजिट थी क्लासिकल पोइट्री के, जो कि इससे पिछली सेंचुरी थी 18th सेंचुरी। उस एज की जो पोइट्री थी ना और इस एज की पोइट्री, देव आर कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर। कैसे, हम देखेंगे। एंड हैड मेनी कम्प्लेक्सिटीज़, और बहुत सारी इसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ भी आ चुकी थी, हम देखेंगे किस तरह से। उसके बाद क्या था कि रोमांटिक पोइट्स जो थे ना, अभी तो पोइट्री की बात की, पोइट्स जो थे वो भी उनके अपने ही ओपिनियन थे, अपनी ही दुनिया थी। अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस क्लासिकल पोइट्स से, ठीक है। रोमांटिक पोइट्स क्लासिकल पोइट्स से डिफरेंट थे। किस तरह से डिफरेंट थे, हमारे पास अभी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, देखेंगे। नेचर, ओके, फॉर्म ऑफ पोइट्री, वो किस तरह की क्लासिकल पोइट्स जो थे वो किस तरह की फॉर्म ऑफ पोइट्री यूज़ करते थे, वो तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ, फिर भी हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। और इस एज की पोइट्री की फॉर्म क्या थी ये देखेंगे, रोल क्या था पोइट का उस एज के अंदर वो देखेंगे, और इस एज के अंदर क्या था ये भी देखेंगे। उसके बाद रोमांटिक पोइट्स जो होते हैं ना, जैसे कि पोइट्स जैसे वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज, बायरन, शेले, कीट्स, हर एक का अपना यूनिक स्टाइल था पोइट्री लिखने का। ये नहीं था जैसे क्लासिकल एज में था ना, पोप, ड्राइडन, रेस्ट्रेशन, पोप, ड्राइडन और जोहानसन, हाँ, वो तीन बड़े जो पोइट्स थे क्लासिकल एज के, वो उनकी जो पोइट्री थी ना वो सिमिलर थी। इन व्हाट एस्पेक्ट सिमिलर कैसे थी कि रियलिज्म को फॉलो करते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, उसके बाद हीरोइक कॉपलेट में लिखते थे, उसके बाद क्लैरिटी होती थी, कोई एग्जेजरेटेड इमोशंस की बात नहीं करते थे, रीज़न और इंटेलेक्चुअल थिंग्स पे गौर करते थे, एस्पेक्ट्स पे गौर करते थे। तो इस तरह से उनकी पोइट्री कहीं ना कहीं उनका ग्राउंड सेम था, उनकी फॉर्म सेम थी, उनके रूल्स थे प्रॉपर जिनको वो फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ अगर इस एज पोइट्री रोमांटिक पोइट्री की बात करें ना, सारे जो पोइट्स हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेट द बेंचमार्क कि किस बेस पे हम बोलें कि ये पोइट सिमिलर हैं। ये पोइट सिमिलर दो बेसिस पे थे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इमेजिनेशन है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि सारे एक दूसरे से डिफरेंट थे। वर्ड्सवर्थ अगर था वो नेचर 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 का ढिंडोरा पीटता था। कीट्स जो था वो ब्यूटी को प्रेफर करता था। एस टी कॉलरिज जो था वो मैजिकल थिंग्स की बात करता था, जीनोम्स वगैरह की बात करता था, भूत प्रेत स्पिरिट इस तरह की दुनिया की बात करता था। शैले जो था वो कहता था कि ये सारी नेचर और इंसान और ये सारी चीज़ें जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और ये किस तरह से कनेक्ट है उनके बारे में बात करता था। सो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। हम इनको डिटेल में भी अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है इनकी बेसिक जो व्यूज़ थे ना उनको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये सब डिफरेंट थे, इनका कोई एक स्टाइल या एक जो है वो थीम, या एक थीम तो चलो कह सकते हैं कि नेचर के बारे में, लेकिन सब अलग अलग अंदाज में लिखते थे, सबका अपना अलग अलग यूनिक स्टाइल था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि ये देखें, ईच पोइट जो था वो डिफरेंट था बाकी सबसे, सबका इंडिविजुअल स्टाइल था। फिर भी अगर कोई हमसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, कि रोमांटिक पोइट्स क्यों एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं जब सारे डिफरेंट लिखते थे, तो
तो हम बोलेंगे कि ये जो पोइट्स थे ना, इन सब ने क्लासिकल पोइट्स को अपोज किया था, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज़ इनको सिमिलर करती थी, दूसरा ये कहते थे इमेजिनेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि ये सब अपने यूनिक स्टाइल में लिखते थे, ये भी एक इनका सिमिलर पॉइंट आ जाता है। अब देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि रोमांटिक पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो डोंट फॉरगेट टू से इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के लिए हर पोइट ने अपने अपने अंदाज से बेशक, लेकिन सब ने इमेजिनेशन को कहा है कि ये मोस्ट फॉर्मल प्राइमरी रीज़न है रोमांटिक पोइट्री के पीक पे पहुंचने की, और यही इसी को सब ने अपना रोल मॉडल समझ के, लाइक आप कह सकते हैं कि इसको इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया गया। ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बगैर यूनिकनेस पोइट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई। उसके बाद क्या आ जाता है, ओके, पहले बुलेट में ये बात बताई हुई है कि क्लासिकल पोइट्स जो थे ना, पोप, जोहानसन और ड्राइडन, उनके लिए इमेजिनेशन कोई मायने नहीं रखती थी। क्यों? वो किस तरह के पोइट थे, वो किस तरह के थे? देखिए, मैंने आपको पूरी डिटेल में इसकी वीडियो बताई हुई है, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि जो क्लासिकल पोइट्स थे ना, ये जो असल में हो रहा है ना, लाइक जो असल में सोसाइटी में हो रहा था, जो सब जानते थे, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, चाहे वो अपर क्लास से हो, जो सब जानते थे, एक एक फर्द जानता था, उसी को एक फ़नी वे में, एक चार्मिंग वे में प्रेजेंट करते थे और रीडर इंजॉय करता था पढ़ते हुए। क्यों इंजॉय करता था? फॉर एग्जाम्पल, ये जो पोइट्स थे ना, क्लासिकल एज की बात कर रही हूँ, ये क्लासिकल एज के पोइट्स जो थे, ये अपर क्लास की जो फ्लाज होते थे ना, लाइक कोई अगर बुरी बात हो उनके दरमियान, या फिर कुछ बैड एस्पेक्ट जो थे, जो कि इल एस्पेक्ट थे, जो इल मैनर्ड उनकी हैबिट्स थी या कुछ भी, उनको पॉइंट करते थे, उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। लेकिन क्रिटिसाइज़ भी ऐसे करते थे ना कि वो खुद ही जब पढ़ते थे ना, तो अपने ही फ्लाज पे हंसने लगते थे। लाइक वो ऑलरेडी जानते थे कि हम इस तरह के लोग हैं, लेकिन जब वो पढ़ते थे तो वो हंसने लगते थे। तो इस तरह की पोइट्री पहले की जाती थी हीरोइक कॉपलेट में, रूल्स रेगुलेशन के साथ। अब क्या हो गया? अब ये नहीं था कि जो जैसा देखा था, जो सब जानते थे, वैसी पोइट्री थी। नहीं, अब जो है इमेजिनेशन वर्ड आ गया था। हर राइटर, यानी इनका जो मेन मकसद था ना रोमांटिक पोइट्स का, वो क्या करते थे कि वो नहीं दिखाते थे, वो नहीं लिखते थे जो हमें दिखता है, लाइक जो फिज़िकल वर्ल्ड जो हमें दिखती है, वो उसके बारे में बयान नहीं करते थे, बल्कि वो एस्पेक्ट बताने की कोशिश करते थे। जैसे नेचर के भी बारे में बात करें तो वो चीज़ें बताने की कोशिश करते थे जो आम आँख नहीं देख सकती, जो सिर्फ पोइट की आँख देख सकती है, वो चीज़ें बयान करने की कोशिश करते थे। और वो कहते थे जो आपको दिखता है सिर्फ वही रियलिटी नहीं है, बल्कि उससे भी बियॉन्ड कुछ रियलिटी है, उससे वो डीप मीनिंग तलाश करने की कोशिश करते थे। ठीक है, समझ आ रही है? कि फॉर एग्जांपल जैसे एस.टी. कॉलरिज है ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एस.टी. कॉलरिज क्या करता था? वो कहता था कि ये पोइट्री जो है, लाइक ये जो आपको नेचर दिख रही है ना, ये मरी हुई है, लाइक इसके अंदर जान ही नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये नॉन लिविंग है। ये पोइट का काम है कि वो कैसे मुर्दा चीज़ के अंदर जान डाल के उसको प्रेजेंट करता है। यानी वो हमें तो ये बेजान दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जान लाना पोइट का काम है। तो इस तरह के ये पोइट होते थे। हर एक पोइट जो था वो अपनी दुनिया से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी तरह का वर्क लिखता था और अपने उसके अंदर रिफ्लेक्शन दिखती थी कि ये इस तरह की सोच रखता है, जो आम आँख नहीं देख सकती हमारे जैसी। जो पोइट हों रियलिटी में, जो राइटर्स हों, उन्हीं को ये खासियत हासिल होती है, ठीक है, इमेजिनेशन की। उसके बाद ये देखिए, क्लासिकल राइटर्स जो होते हैं वो इंटरप्रिटर होते हैं, यानी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को, मोर देन कि वो कुछ अपना डीप मीनिंग क्रिएट करें। ठीक है, वो वही बताते हैं जो असल में होता है, उससे अलावा कुछ नहीं बताते। लेकिन जो रोमांटिक्स होते हैं वो क्रिएटिविटी लाते हैं, यानी अपनी अपनी सलाहियत को पेश करते हैं और अपने अपने यूनिकनेस लाते हैं वर्क के अंदर, और क्रिएटिविटी आती है इस तरह से। और क्लासिकल पोइट्स जो थे वो फेमिलियर अपीयरेंसेस पे गौर करते थे, यानी जो हर कोई जानता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिटी लाइफ के बारे में बात करते थे, इंडस्ट्रियल इश्यूज़ के बारे में बात करते थे, जो कि सब जानते थे। वो ट्रूथ बताते थे जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। लेकिन जो रोमांटिक्स होते थे वो चीज़ों को इतना डीप एक्सप्लोर करते थे कि उससे सही डीप रियलिटी, सही डीप मीनिंग निकल आता था। अब देखिए, रोमांटिक पोइट्स की फंडामेंटल जो पोइट्री के लिए अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो इमेजिनेशन है, जो कि उनको एक नई दुनिया में ले जाती है। इमेजिनेशन की मदद से हर पोइट अपने मुताबिक कुछ सोच सकता है,
तो वो इस रियलिटी से बियॉन्ड जाके अपनी ही दुनिया में पहुंच के उससे इमेजिन करके कुछ लिखता है। उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने जो रोमांटिक्स थे वो कहते थे कि इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के लिए। अगर किसी राइटर को कुछ लिखना है तो उसके लिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल पोइट्री जो पोइट्स थे विजिबल वर्ल्ड पे फोकस करते थे, रोमांटिक्स जो थे वो लाइफ की मिस्ट्रीज पे और इनके डीप मीनिंग्स पे फोकस करते थे। क्लासिकल पोइट्स जो थे उनके लिए इंटेलेक्चुअल और रीजंस इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो रोमांटिक्स थे उनके लिए इमोशंस वगैरह ज़्यादा मैटर करते थे। उसके बाद क्या आ जाता है कि रोमांटिक पोइट्स व्यूज़ एंड इमेजिनेशन रियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रोमांटिक पोइट्स जो थे ये अल्टेरियर रियलिटी पे बिलीव करते थे, यानी ऐसी रियलिटी जो कि ना सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड पे बेस हो बल्कि कुछ डीपर मीनिंग जो कि आम आंख नहीं देख सकती, कुछ अलग ही तरीके से ये किस चीज़ों को इंटरप्रेट करते थे कि जो रियलिटी में मानने से इनकार करती है, जो क्लासिकल राइटर्स नहीं देख सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये विजिबल वर्ल्ड को देखते थे और उससे कुछ इंटरप्रेट करके किसी और दुनिया में पहुंच जाते थे इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बताया था ना हर राइटर अपने यूनिक वे में लिखता था लेकिन इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम कोलरिज की बात करें, मैंने जो एग्ज़ाम्पल पहले भी दिया है, वो कहते थे कि ये जो दुनिया है ना, जो आपको दिख रही है, ट्रीज़ दिख रहे हैं, ये सारा कुछ दिख रहा है, ये बेजान है, इनएनिमेट है। लेकिन ये पोइट का काम है कि वो अपनी इमेजिनेशन सोच विचार से उन नॉन लिविंग चीज़ों में भी जान डाल के कुछ लिख सकता है। समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल इसने अपने वर्क लिखे हैं द एंशियंट मैरिनर एंड क्रिस्टाबल। इसके अंदर इसने क्या किया हुआ है कि अपनी इमेजिनेशन से ना, एंशियंट मैरिनर में एक परिंदा होता है, ठीक है, वो परिंदा कुछ लोग होते हैं शिप में और कुछ वहाँ पर वो उड़ रहा होता है और एक जो उनमें से होता है वो उसको मार देता है बगैर किसी वजह से, और उसके बाद नेचर जो है उनसे बदला लेती है और तूफान आते हैं और सारे एक एक करके मर जाते हैं और इस तरह से ये सब हो रहा होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक आम इंसान यकीन नहीं करता इन चीज़ों पे, लेकिन कॉलरिज ने उन चीज़ों पे, उन मुर्दा चीज़ों पे, यानी वो तो मर गया था ना परिंदा, फिर उस मुर्दा चीज़ में भी जान डाल के किस तरह से उसने कनेक्ट किया हुआ है रियलिटी के साथ, जो कि उसकी अपनी इमेजिनेशन ही ऐसा सोच सकती है, अपनी इमेजिनेशन से एक दुनिया क्रिएट करके प्रेजेंट की हुई है। अब समझ आ गई? उसके बाद क्या हो गया, हाँ, अब कॉलरिज ने एक और बहुत मज़े की बात की है कि कहता है कि जैसे गॉड के पास पावर है ना, दुनिया उसने बनाई है, दुनिया उसने क्रिएट की है, पोइट के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो अपनी दुनिया क्रिएट कर सकता है, ख्यालों की दुनिया। और वो किस तरह पॉसिबल है? इमेजिनेशन से पॉसिबल है। तो पोइट अपनी राइटिंग का गॉड कंसीडर करता है। कौन? कॉलरिज उसको कहता है कि वो अपनी ही इमेजिनेशन से अपनी दुनिया क्रिएट कर सकता है, जैसे कि उसने गॉड से इवन कंपेयर किया है एक पोइट की स्किल को। उसके बाद क्या हो गया, वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने भी इमेजिनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। वो कॉलरिज की तरह ही उन दोनों के अंदर ये सिमिलर चीज़ थी कि वो भी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, लेकिन वो कहते थे कि ठीक है इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कॉलरिज से एक बात पे डिसएग्री करता था। वो कहता था कि नेचर जो है ये तो जिंदा है, इसके अंदर एक अपनी स्पिरिट है, अपनी रूह है जो, और एक इंसान है या फिर एक जो पोइट है उस ह्यूमैनिटी, सब ह्यूमंस की बात की हुई है कि उनके अंदर अपनी रूह है, और ये पोइट का काम है कि कैसे जो नेचर है उसकी रूह को और कैसे इंसानों की रूह को इकट्ठे करके एक मीनिंग या एक रिलेशन क्रिएट किया जाए। तो ये वर्ड्सवर्थ कहता था। उसके बाद वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर को बहुत मानता था। वो कहता था नेचर के अंदर गॉड की रिफ्लेक्शन है, और इस तरह से ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको पोइट ऑफ नेचर भी कहते हैं, फादर ऑफ रोमांटिक एज भी कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वही बात डिस्कस की हुई है कि इमेजिनेशन, सॉरी ये स्लाइड रिपीट हुई हुई है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, हाँ ये दोनों स्लाइड्स रिपीट हुई हुई हैं। अब देखिए हमने किस किस को डिस्कस किया, एस टी कॉलरिज को भी, वर्ड्सवर्थ को भी। अभी हम डिस्कस करेंगे शैले को और कीट को कि कैसे ये दोनों भी डिफरेंट थे। वो दोनों तो थे ही डिफरेंट। एक बात उनमें सिर्फ कॉमन थी कि इमेजिनेशन पे जोर देते थे। दूसरा जो था वो एक तो कहता था नेचर जो है उसकी डेथ हुई है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इनएनिमेट हैं, ये पोइट का काम है उनमें जान डाले और फिर कुछ लिखें। लेकिन वर्ड्सवर्थ कहता था कि नहीं, उनकी अपनी रूह है, इंसानों की अपनी रूह है, और ये पोइट कैसे उन दोनों को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, ये वर्ड्सवर्थ कहता था। लेकिन शैले क्या कहता था? शैले कहता था इमेजिनेशन पे ये भी जोर देता था, ये बात नहीं भूलनी, ठीक है। लेकिन शैले क्या कहता था
अल्टीमेट रियलिटी इज़ द यूनिवर्सल माइंड। ओके, ये कहता था कि सिर्फ जो है दिमाग इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हार्ट भी इम्पॉर्टेंट है जब आप कुछ लिखते हैं, यानी इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसने इमोशंस को भी इम्पोर्टेंस दी हुई है, ठीक है, फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस दी हुई है। दूसरी बात इसने क्या बोली हुई है, इसने कहा हुआ है कि ये किस बात पे, ये कहता था कि एक ये जो पूरी दुनिया है इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, ये इन चीज़ों पे जोर देता था और इसी के बारे में लिखता था। उसके बाद मैं बात करती हूँ कीट्स की। कीट्स जो था मेरा फेवरेट पोइट है, ये किस बारे में लिखता था, ये ब्यूटी के बारे में लिखता था। इसको पोइट ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, ठीक है। ब्यूटी के बारे में, यानी ये जो फिजिकल वर्ल्ड ये देखता था ना और उसको प्रेज करने के लिए उसी के बारे में लिखने लगता था, लेकिन ये नहीं कि वो सीधा सीधा एक्सटर्नल वर्ड्स यानी सिंपल वर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में प्रेज करेगा, नहीं, इसके लिए भी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये इमेजिनेशन पे बहुत जोर देता था। और उसने इस बात पे भी आवाज़ उठाई थी कि आजकल जो है वर्क्स के अंदर इमेजिनेशन नहीं दिख रही या खो चुकी है, तो इस बारे में भी, ठीक है। तो ये बात याद रखने की कीट्स जो है विजिबल वर्ल्ड के बारे में, फॉर एग्जांपल आप इसका एक वर्क पढ़े ना, ऑन द ग्रेशियन अर्न, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये ब्यूटी को प्रेज करता है, और वहाँ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कीट्स कहते थे कि इमेजिनेशन एक ऐसी पावरफुल फैकल्टी है जो कि किस चीज़ के लिए दरवाजे खोल देती है कि जो कि हम नहीं देख सकते, अनसीन स्पिरिचुअल ऑर्डर जो कि आम इंसानी आंख नहीं देख सकती, जो कि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिनेशन वो एक डोर है जो कि उसका रास्ता खोल देता है, ठीक है। और जो है कीट्स को पता थी पावर इमेजिनेशन की, और ये उसी के बारे में बात करता था कि आज के दौर में ये खो चुकी है। और फिर उसके बाद इसने फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी को कैसे कनेक्ट किया हुआ, ये बात इंपॉर्टेंट है। कीट्स बहुत यंग एज में भी इसकी डेथ हो गई थी। हम और इसकी एक और पोम है ओड टू अ नाइटिंगेल, उसके अंदर इसने इमॉर्टेलिटी को डिस्कस किया हुआ के फैक्टर को, मौत को। इसके बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी इसी तरह से डेथ हुई थी, तो क्या हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आके। तो इसकी जो थोड़ी सी ज़िंदगी थी इसके अंदर भी इसने बहुत सारी मिजरीज देखी हुई हैं। और बाकी ये है कि रोमांटिक पोइट्स जो होते हैं इनका काम होता है कि इनर रियलिटी को सामने लेके आना इमेजिनेशन के थ्रू, ठीक है। अब देखें इनके लिए इमेजिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनका और उस इमेजिनेशन के ज़रिए इन सब का अपना अपना जो है एक ओपिनियन है और इंडिविजुअलिटी इनके काम में देखी जा सकती है। उसके बाद बस इतना सा ही था, आगे वही चीज़ रिपीट हुई हुई है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।